नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। इटली के एकीकरण को हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो देख लिया जो भाग 1 था। ये भाग 2 है, यानी आधुनिक विश्व के इतिहास या यूरोप के इतिहास में हम इटली का एकीकरण ले रहे हैं। इस भाग के अंदर हम इटली के कुछ चरणों की बात करेंगे, जिसको बनाने में या इटली को एक राष्ट्र के रूप में तैयार करने में उन चरणों से होकर ही इटली गुजरा था। उसमें मेजिनी की भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही है और कैऊर की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे हमने देखा, जर्मनी के अंदर बिस्मार्क ने बड़े प्रयास किए, लेकिन इटली के एकीकरण में मेजिनी भी सार्थक प्रयास किए, कैऊर ने भी सार्थक प्रयास किए, गैरिबाल्डी के प्रयास भी बड़े महत्वपूर्ण रहे। पिडमांट सार्डिनिया के शासक थे जो विक्टर इमैनुअल सेकंड, उनके प्रयास भी बड़े सार्थक रहे। तो चलिए यहाँ पर हम कैऊर के बारे में बात कर लेते हैं। जिस तरह से विलियम केसर ने बिस्मार्क को अपना प्रधानमंत्री बनाया था, चांसलर बनाया था, ठीक उसी तरह से इटली के राजा विक्टर, इटली यानी पिडमांट सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड ने कैऊर को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो चलिए कैऊर के बारे में पढ़ते हैं। कैऊर का जन्म है इटली के टूरिन के कुलीन परिवार में 1810 ईस्वी में हुआ। इसके बाद इन्होंने विभिन्न जगहों पर शिक्षाएं ग्रहण की और 1841 से 61 तक अपनी जमींदारी जो थी उनको करते हुए कई बार इंग्लैंड और फ्रांस की यात्राएं की। 1847 में इन्होंने अपना एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जिसका नाम था इल रिसार्जिमेंटो, जो कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है। 1848 ईस्वी में वह सार्डिनिया, पिडमांट सार्डिनिया का प्रथम सदस्य चुन लिया गया। उसके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर इटली के शासक विक्टर इमैनुअल सेकंड ने 1852 ईस्वी में उसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। देखिए कैटलबी ने अपनी पुस्तक में इनके बारे में क्या लिखा है। वो लिखते हैं कि यह कैऊर के महान मस्तिष्क का कार्य था जिसने मेजिनी की प्रेरणा को एक प्रबल कूटनीतिक शक्ति के रूप में गतिमान बनाया तथा गैरिबाल्डी की तलवार का एक राष्ट्रीय सत्र के रूप में प्रयोग किया और इटली का एकीकरण करवाने में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस तरह से ये प्रधानमंत्री थे। कैऊर की विदेश नीति, जब ये प्रधानमंत्री बन गए तो उनकी विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि पिडमांट के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया के प्रभाव से मुक्ति पाकर इटली का एकीकरण किया जाना चाहिए। यानी पिडमांट के नेतृत्व में या सार्डिनिया पिडमांट के राज्य के अधीन इटली का एकीकरण हो, जिसके लिए जरूरी है कि ऑस्ट्रिया को प्रभाव से मुक्ति मिलनी चाहिए, तभी जाकर इटली का एकीकरण हो सकता है। दूसरी बात, वो ये सोचने में भी सफल रहे कि इटली के एकीकरण के लिए इटली को या पिडमांट सार्डिनिया को विदेशी सहायता की जरूरत पड़ेगी। अकेला पिडमांट सार्डिनिया इटली का एकीकरण नहीं कर सकता, क्योंकि तभी वह ऑस्ट्रिया जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को इटली की भूमि से बाहर निकाल ले सकता है। और उसको इसमें सबसे बड़ा जो प्रयास नजर आ रहा था वो आ रहा था कुछ तो प्रसा की तरफ से और ज़्यादातर जर्मनी के शासक नेपोलियन तृतीय की तरफ से, क्योंकि नेपोलियन तृतीय या फ्रांस उससे शक्तिशाली था और उसे उम्मीद थी कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसलिए उसने कोशिश की कि नेपोलियन तृतीय का विश्वास जीता जाए। इसलिए उसके द्वारा कई प्रयास किए गए, जैसे क्रीमिया युद्ध जब लड़ा गया क्रीमिया को लेकर 1855-56 में, जिसमें एक तरफ रूस था तो दूसरी तरफ इंग्लैंड था, फ्रांस थे, तो तुर्की भी था। तो एक तरह से इसने क्या किया, इंग्लैंड और फ्रांस के पक्ष में और रूस के विरुद्ध उसने बिना मांगे 18,000 सैनिकों की सेना भेज दी। जब इनको विशेष ज़रूरत थी तो इसने सेना भेज दी, जिससे इसने विश्वास हासिल कर लिया। और आगे जब समझौता हुआ तो उसमें इसको भी इनवाइट किया गया, जिसके कारण एक तरह से इसने इटली के एकीकरण को एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में ये सफल रहा। आर्सिनी कांड हुआ 1858 ईस्वी में, जब मेजिनी के गणतंत्रवादी शिष्य आर्सिनी ने 1858 ईस्वी में नेपोलियन तृतीय की हत्या करने की कोशिश की, परंतु पर्दाफाश होने के कारण वह बच गया। उसके अंगरक्षक मारे गए, जिसके कारण पेरिस और ट्यूरिन के मध्य संबंध एक बार खराब हो गए। लेकिन आर्सिनी की भक्ति या देशभक्ति से कहते हैं नेपोलियन तृतीय खुश हुआ और उसके बाद धीरे धीरे दोनों के बीच में समझौता
हुआ उसको प्लाम्बियर समझौते के नाम से जाना जाता है, जो सार्डिनिया की सीमा के निक प्लाम्बियर्स नामक स्थान पर नेपोलियन तृतीय जब छुट्टियां मनाने आया हुआ था, तब वहां कैवूर बिना औपचारिक निमंत्रण के पहुंच गया और एक समझौता किया। इस समझौते की शर्तें क्या थी कि सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के मध्य अगर युद्ध होता है तो फ्रांस सार्डिनिया को 2 लाख की सैनिक सहायता देगा। इटली से ऑस्ट्रिया के बाहर होने पर लोम्बार्डी और वेनेशिया और अन्य क्षेत्र वो सार्डिनिया में मिला लिए जाएंगे। कैवूर ने कहा कि फ्रांस को इसके बदले में सेवाई और नीस के प्रदेश मिलेंगे और नेपल, सिसिली तथा पोप के राज्यों की यथास्थिति बनाए रखने का निर्णय इस प्लाम्बियर समझौते में हुआ था। तो इस तरह से इसने इस प्लाम्बियर समझौते के माध्यम से एक तरह से नेपोलियन का विश्वास जीत लिया। तो अब यहाँ से हम देखते हैं इटली के एकीकरण की बात करें तो प्रथम चरण आ जाता है वो ऑस्ट्रिया और सार्डिनिया के मध्य युद्ध से शुरू हो जाता है। ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रिया लिखा गया, कई बार टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो ये ऑस्ट्रिया है और सार्डिनिया के मध्य युद्ध लड़ा गया। और चूंकि प्लाम्बियर समझौते के बाद ही पिडमांट सार्डिनिया के कैवूर ने मौके देखने और युद्ध की तैयारी करनी शुरू कर दी और अपने समाचार पत्रों में ऑस्ट्रिया को भड़काने वाली कार्रवाई की, जिसके परिणाम स्वरूप 29 अप्रैल को सार्डिनिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध शुरू हो गया। 3 मई को फ्रांस भी इसमें शामिल हो गया और ऑस्ट्रिया को धूल चटाते हुए दोनों की सेनाएं आगे बढ़ने लगी। लेकिन अचानक 11 जुलाई 1859 ईस्वी को फ्रांस ने या नेपोलियन तृतीय ने युद्ध रोक दिया और ऑस्ट्रिया के शासक के साथ विला फ्रैंका की संधि कर ली। इस संधि में क्या था कि सार्डिनिया को लोम्बार्डी मिलेगा लेकिन वेनेशिया पर ऑस्ट्रिया का अधिकारी बना रहेगा। मध्य इटली के जो राज्य है परमा, मोडेना, टस्कनी है, वहाँ के शासकों की पुनर्स्थापना यानी वही शासक रहेंगे। पोप के अधिकार में इटली का संघ बनाया जाएगा और वेनेशिया इटालियन संघ में बना रहेगा। तो इस संधि से कैवूर की आशाओं पर तुषारपात हो गया, क्योंकि वो लोम्बार्डी और वेनेशिया दोनों लेना चाहता था और ऑस्ट्रिया को बाहर निकालना चाहता था। लेकिन नेपोलियन ने जब देखा कि इससे तो पिडमांट सार्डिनिया बड़ा शक्तिशाली राज्य बन जाएगा और इटली का एकीकरण संभव हो जाएगा, तो उसने बीच में ही युद्ध रोक दिया और ऑस्ट्रिया के साथ विला फ्रैंका की संधि कर ली। इससे आहूत होकर प्रधानमंत्री पद से उसने त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात विक्टर मैनुअल ने ऑस्ट्रिया के सम्राट के साथ मिलकर नवंबर 1859 में ज्यूरिख की संधि की और जिसके माध्यम से जो विला फ्रैंका की संधि हुई थी उसकी पुष्टि कर दी गई और इसके साथ इटली के एकीकरण का प्रथम चरण है वो समाप्त हो जाता है। तो इस तरह से इटली को हालांकि इस युद्ध में फ़ायदा ये हुआ कि उसे लोम्बार्डी मिल गया, वेनेशिया नहीं मिला। और बाद में कैवूर ने जब इस्तीफ़ा दे दिया तो विक्टर मैनुअल ने उनको राजी भी कर लिया और इसका जो इस्तीफ़ा है वो बाद में ये वापस मार्च या जनवरी के अंदर वापस प्रधानमंत्री बन गए। तो अब चर्चा कर लेते हैं द्वितीय चरण क्या होता है। यानी पहले चरण में इसको क्या हुआ, लोम्बार्डी मिल गया है, वेनेशिया नहीं मिला। अब दूसरा चरण आता है जनवरी 1860 से, जब कैवूर पुनः प्रधानमंत्री बन जाता है। उसने फ्रांस के शासक नेपोलियन तृतीय को सेवाई और नीस का लालच देकर मध्य इटली के राज्यों को सार्डिनिया में मिलाए जाने पर राजी कर लिया कि उससे फ्रांस के शासक को कोई आपत्ति नहीं होगी और उसको आधार बनाकर उसने मार्च 1860 में परमा, मोडेना, टस्कनी और बोलोगना जैसे जो मध्य इटली के राज्य थे वहाँ पर जनमत संग्रह करवाया और इस जनमत संग्रह में प्रचंड बहुमत से मध्य इटली के लोगों ने सार्डिनिया के साथ मिलने की सहमति दी थी। हालांकि इसके बदले में सेवाई और नीस के क्षेत्र फ्रांस को देने पड़े, जिसकी गैरीबाल्डी जो आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, इन्होंने बड़ी आलोचना की और कहा कि तुमने मुझे अपनी ही मातृभूमि में विदेशी बना दिया। और इस तरह से इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण भी पूर्ण हो जाता है। यानी पहले चरण में इसको लोम्बार्डी मिलता है और दूसरे चरण के अंदर परमा, मोडेना, टस्कनी और बोलोग्ना के जो मध्य इटली के राज्य है वो पिडमांट सार्डिनिया में मिल जाते हैं। तो इस तरह से 2 चरण पूर्ण हो गए हैं इटली के। आगे और चरणों के बारे में हम जो चर्चा है वो अगले वीडियो में करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद।